बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल एक्सप्लोर द फिजिक्स। जैसे कि हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का जो हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया है उसकी हमारी ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुकी हैं। तो ये हमारी आज 4th वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ तक स्टडी कर चुके हैं। ठीक है ना। ओम्स लॉ के लिए हमने V मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच हमने ग्राफ देखा, मीन्स VI और IV ग्राफ देखे और ये भी देखे कि उसमें से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना। तो आज हमारा जो 4th लेक्चर है इसमें हमने बात किया है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बात इसकी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जैसे कि हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस या कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये करंट के फ्लो में एक अपोज प्रोड्यूस करता है, मीन्स रेजिस्ट करता है। ठीक है ना। ये करंट को इजीली फ्लो नहीं करने देता, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और मैथमेटिकली अगर बात करें तो उसको हम कैसे लिखते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, तुम्हारा क्या फ्रॉम ओम्स लॉ, तो यहाँ से हम R इक्वल्स टू लिख सकते हैं V अपॉन I। ठीक है। और अगर हम SI यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होगी ओम, और इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे ओम से। ठीक है, ओमेगा। अब अगर आपसे बात करें कि रेजिस्टेंस कंडक्टर कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो जो कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कंडक्टर्स होते हैं इसमें लार्ज नंबर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या एटम्स है ना, आयंस, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में फ्लो करता है तो चूंकि ढेर सारे प्रेजेंट हो तो इनमें क्या हो जाएगा, कोलिजन्स होता है। तो ड्यू टू कोलिजन या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो करंट होती है वो रिड्यूस हो जाती है ना। और इसी प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मींस द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ ए कंडक्टर रेजिस्ट और ऑब्स्ट्रक्ट है ना ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम बात करेंगे क्या कि जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मीन्स टेम्परेचर के साथ इसकी कैसे डिपेंडेंसी है, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगा बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना, या कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, टेम्परेचर के अलावा और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, क्या ये कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्या ये कंडक्टर की थिकनेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी के पहले हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस के बेस पे हम लोग सब्सटेंस को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो हमारे सब्सटेंस है 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सब्सटेंस, सब्सटेंसेस कितने पार्ट में, पहला हमारा जाता था क्या, कंडक्टर। अभी कंडक्टर क्या होते हैं, मीन्स जिनकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो है ना, ये बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं इन द फ्लो ऑफ करंट है ना, बहुत लो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जैसे बेस्ट, हमारा सबसे बेस्ट कंडक्टर जो माना जाता है क्या, वो सिल्वर है ना, सिल्वर है, सिल्वर हो गया, गोल्ड, ये भी क्या है, अच्छे कंडक्टर कह जाते हैं। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया है ना, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब। ठीक है ना। अब चूंकि बेस्ट कंडक्टर तो जरूर है सिल्वर, बट ये काफ़ी कॉस्टली है जिसके कारण इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर हमारे घरों में जो वायर यूज होती है वो कॉपर या एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम। सेकंड हमारा आता है क्या, रजिस्टर्स। अब ये तो नाम से ही पता भाई, अगर रजिस्टर्स है, रजिस्टर हैं तो इनके पास तो हाई रेजिस्टेंस होगा है ना। तो ये क्या होता है, हैविंग हाई रेजिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड वेरी हाई रेजिस्टेंस, प्रोवाइड वेरी हाई रेजिस्टेंस। और इनका यूज क्या है, जहाँ पे हमको हाई रेजिस्टेंस की जरूरत होती है वहाँ पे हम इनको यूज करते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे पास आ गया हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हैं, फॉर द प्रेस के लिए हम लोग यूज करते हैं है ना, हीटर में यूज करते हैं, तो वहाँ पे तो प्रोवाइड वेरी हाई रेजिस्टेंस। एग्जांपल जैसे हमारा हो गया कॉन्स्टेंटन है ना, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन है ना, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, रेजिस्टेंस है। और
बात किया जाए कॉन्स्टेंटन को यूरेका भी बोलते हैं, यूरेका भी बोल सकते हो, और मैग्नीन एक्सेट्रा के अलावा एक और लिख देते हो फेमस, जैसे आप लोग जानते हो कि नाइक्रोम है ना, नाइक्रोम एक्सेट्रा। ये थर्ड हमारा आता क्या, इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होते हैं, ये इनका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि बिल्कुल करंट पास नहीं करते, ठीक है ना, ना के बराबर, ठीक है ना, मीन्स दे डू नॉट पास एनी करंट, डू नॉट पास करंट थ्रू इट, है ना, ये अपने से ऊपर कोई करंट पास नहीं करने देते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, वुड हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, है ना, प्लास्टिक हो गई, ग्लास हो गया है, ये सब क्या है, ये सब इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, the resistance of the conductor increases, मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ता जाएगा। मतलब शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो नो डाउट रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और ये मैथमेटिकली किस प्रकार डिपेंड करता है ये भी हम लिख देते हैं, आर टी इक्वल्स टू लिखते हैं हम लोग R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ये यहाँ पे आर टी क्या है, आर टी जो हमारा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, टेम्परेचर, ओ सॉरी रेजिस्टेंस at temperature T डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड R0 क्या है, R0 है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। T तो आपको पता है टेम्परेचर है, T क्या है, T टेम्परेचर है, T टेम्परेचर है, और अल्फा, अल्फा ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और एक कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है, अल्फा, अल्फा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव होता है किसके लिए, अल्फा कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है, अल्फा पॉजिटिव फॉर कंडक्टर। लेकिन सेमी कंडक्टर की बात करें अनदर सब्सटेंस, उसके लिए अल्फा नेगेटिव होता है ना, पॉजिटिव फॉर कंडक्टर। तो याद रखना, इसको प्लस में लगते हैं। तो होगा टेम्परेचर, मतलब अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो अल्फा, ये डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट मटेरियल का अलग अलग होता है ना। जैसे हमारा कॉपर हो गया, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कुछ और होगा, एल्यूमिनियम कुछ और होगा, तो डिफरेंट सब्सटेंस का अपना अलग एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ठीक है ना। तो अगर आ जाए तो आप इसको इसमें से निकाल सकते हैं, बट इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस आपसे कभी कभी रिलेशन पूछ सकता है। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर कंडक्टर की लेंथ के साथ कैसे डिपेंड करेगा, उसकी थिकनेस से किस प्रकार रिलेट करेगा, तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें रेजिस्टेंस, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर मींस कंडक्टर की लेंथ आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा।
ठीक है ना, दैट इज लिख सकते हो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, मींस L। और क्या होता है दूसरा पॉइंट ये है रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन इन जैसे कंडक्टर तो इसका जो सर्कुलर सिर्फ ना ये एरिया, वायर कितनी मोटी है। फॉर एग्जांपल उसी प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक पतला रास्ता है ना, और उसमें ढेर सारे मींस एक रास्ता जिसमें से 2 से 3 लोग जा सकते हैं, और उसमें एक साथ 10 से 12 लोगों को दौड़ने के लिए बोल दिया जाए, तो नो डाउट उसमें आपस में सबके टकराने की संभावना बढ़ जाएगी, नो डाउट टकरा के कुछ गिर भी जाएंगे, कुछ ही लोग 2-3 लोग ही आगे क्रॉस कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब कंडक्टर बहुत पतला है, अब चूंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उनमें कोलिजन होने की संभावना बढ़ जाती है। ड्यू टू कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन चेंज होती रहती है ना, तो जिसके कारण जो नेट डायरेक्शन, जो नेट इलेक्ट्रॉन हमको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्लो करके, वो घट जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट जो हमारी फ्लो कर वो भी डिक्रीज कर जाएगी। बट वहीं पे अगर हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी थिकनेस ज़्यादा है ना, थिकनेस ज़्यादा है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए हमारे पास एक तरह से कह सकते हो स्पेस ज़्यादा मिल गया, वो ऑब्स्ट्रक्शन का हम प्रोवाइड करेंगे ना। मीन्स उसी प्रकार समझ सकते हो कि भाई रास्ता बहुत, एक रास्ते में 50 लोग एक साथ जा सकते हो, उसमें 20-30 लोग जा रहे हो, तो नो डाउट कोलिजन होने की संभावना घट जाएगी। तो उसी प्रकार एरिया क्रॉस सेक्शन दैट इज R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन। दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो क्या मिलेंगे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक, फिर क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा करके एक नया कांस्टेंट लाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रो, है ना, तो ये इसे क्या बोलते हैं, रो पढ़ते हैं, ठीक है ना, रो L/A। और ये क्या है, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या है, रो H प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं। और ये है क्या, ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, है ना, या इसको बोलते क्या है, स्पेसिफिक, इस कांस्टेंट बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसमें से हम लोग बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक नई क्वांटिटी मिली क्या, R, जिसे हम लोग रो बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी हमारी ये लेंथ पे, कंडक्टर के लेंथ पे, एरिया क्रॉस सेक्शन, इन सब पे किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी। डिपेंड करेगा तो केवल टेम्परेचर पे या फिर मटेरियल पे, मीन्स आप सब्सटेंस चेंज कर दोगे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। लेकिन आप अगर सोचो कि हमारे पास एक कॉपर की 1 से 10 वायर, एक नहीं 10 वायर है, तो 10 वायर हो, चाहे उनकी जो डायमेंशन हो कुछ भी हो, वट एवर मीन्स एक 1 मीटर की, दूसरी 2 मीटर की, 3 मीटर, 4 मीटर, कुछ भी हो, तो उनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो सबकी सेम होगी, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कौन सा है, सब्सटेंस कौन सा है, कौन सा कंडक्टर है, और टेम्परेचर पे। फिजिकल डायमेंशन मीन्स लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड रो नहीं करता, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऐसा करके, रेजिस्टिविटी, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों थोड़ा डिफरेंट थिंग्स हैं। रेजिस्टेंस आपको जो क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर जिसके कारण वो करंट के फ्लो को डिक्रीज करता है ना, और ये टेम्परेचर के साथ साथ लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पे डायमेंशन डिपेंड करता है। बट रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टिविटी ये मैं लिख देना, रो ऐसे बनाएंगे, रो, है ना, does not depend on the length or area of cross section of the conductor, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है, ये रेजिस्टिविटी रो ओनली डिपेंड्स ऑन temperature and nature of material,
अगर आपके पास रो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है और एक सब्सटेंस है जिसकी रो की वैल्यू कम होती है, इसका मतलब बेस्ट कौन सा होगा? जिसकी वैल्यू कम है, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? रो टी इक्वल्स टू, ये उसी प्रकार डिपेंड करेगा, रो 0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। जो टेम्परेचर पे इसी प्रकार डिपेंड करेगा। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर टी, एंड रो 0 क्या है ना? रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर 0। रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है? रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर के साथ रिलेशन एक जैसे डिपेंड करते हैं, है ना। और ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे, बाकी लेंथ पे, है ना, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए पे डिपेंड नहीं करेंगे, डज नॉट डिपेंड, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा। आपके पास दो मटेरियल ए एंड बी हैं, एक की जो रेजिस्टिविटी है ना, वो क्या है? ग्रेटर देन रो बी। तो कौन सा मटेरियल बेस्ट होगा या किसमें से करंट इजीली पास करेगी? अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया तो देखिएगा, ठीक है ना। अगर रो ए है, एक कंडक्टर रो, और इसकी रेजिस्टिविटी बी से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होती है वो उतना बढ़िया कंडक्टर होता है। तो बी कंडक्टर जो है उसकी रेजिस्टिविटी कम है, इसका मतलब कंडक्टर बी इज सुपीरियर देन ए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या? रेजिस्टिविटी कम है ना। तो कंडक्टर आप ऐसे बोल सकते हो, जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, किसके कंपैरिजन में? रेजिस्टर या इंसुलेटर रेस्पेक्ट में। इंसुलेटर रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर हम बात करें यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की, तो कैसे निकालेंगे? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। आप देखो, सिंस फार्मूला भाई हम निकाले R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, हमें क्या लिखना है? रो, ये हमारा क्या है? रो। तो रो बराबर क्या लिख सकते हैं? ये इधर आएगा, मींस R, ये इधर आया A और L डिवाइड कर दिया। R रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है ना। R की यूनिट क्या होती है? ओम। और एक यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है? L की यूनिट क्या? मीटर। मीटर एक कैंसिल हो गया, तो यूनिट ऑफ R क्या आ गई? यूनिट ऑफ रो इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? ओम मीटर, ठीक, ओम मीटर। और इसको ऐसे लिखते हैं ओम मीटर, ये ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने देख लिया क्या? रेजिस्टिविटी के बारे में। कभी कभी आपसे कंडक्टिविटी के बारे में पूछ लेता है, तो कंडक्टिविटी जो होती है वो इसी का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो उसकी भी बात हम कर ही लेते हैं चर्चा। फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज, है ना, और इसको सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा ऐसे। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाई रो, ठीक है। ये ऐसे डिफाइन है। सिग्मा को हम लोग बोलते क्या है? कंडक्टिविटी। ये अब यूनिट की बात करें इसकी, तो देखो यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ सिग्मा, रो की यूनिट क्या है? ओम मीटर आई है, ये बोले यहाँ, तो ये तो अब क्या है? सिग्मा इसका रेसिप्रोकल है, तो नीचे जाएगा तो क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1 अपॉन यूनिट ऑफ रो। तो 1 अपॉन यूनिट ऑफ रो क्या है? ओम मीटर। तो सिग्मा की यूनिट क्या आ जाएगा? उसको ऊपर लाएंगे, यूनिट ऑफ सिग्मा ओम पर आएगा तो इसको क्या लिख देते हैं? ओम इनवर्स, और मीटर ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स, ठीक है ना। ये तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये यहाँ तक तुमने कहानी खत्म कर दिया। अब देखते हैं इस फार्मूले को कैसे यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो इसको नोट कर लो।
अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर having length 2 meter. Find the resistance of a conductor having length 2 meter and area of cross section is given 0.2 meter square या 0.02 meter square, 0.2 meter square ही कर लो। एंड रजिस्टिविटी कितनी गिवन है? रजिस्टिविटी रो गिवन है 0.25, ठीक है ना, 0.25 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो हमें इसका क्या निकालना है? कंडक्टर की रेजिस्टेंस निकालना है। मीन्स ये हमारे पास एक कंडक्टर है ना, ये दे क्या रखा है, इसकी डायमेंशन लेंथ दे रखा है, लेंथ बराबर कितना है 2 मीटर। बहुत सही। और क्या दिया है? इसका एरिया जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये हमारा इक्वल टू दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी दे रखा है 0.25 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। और पूछा इसका क्या है? आर पूछा है। तो कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बहुत कम पूछता है। पूछ भी सकते, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पूछता, डिपेंड करता पेपर कैसे आ रहा। पेपर पूछ भी सकता है, अगर कोई एक क्वेश्चन टफ दे दिया होगा तो पेपर बैलेंस करने के एक इजी क्वेश्चन डालेगा, तो ऐसे दे देगा। अदरवाइज इसी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना होगा, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 0.2 मीटर, इसे ना दे करके वो दे देगा जो हमारे क्रॉस सेक्शन ना बोल देगा रेडियस, क्या दे देगा? रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया 2 mm और 2 सेंटीमीटर। तो इस केस में क्वेश्चन डिफिकल्टी क्या हो गई? बच्चे या तो डायरेक्ट इसको एरिया ए बराबर मान करके यूज कर लेते हैं, बट ये एरिया थोड़े ना है, ये तो हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये रेडियस है और ये हमारा सर्कुलर होता हुआ है। तो अगर रेडियस दिया तो सबसे पहले इस 2 mm को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। एसआई सिस्टम में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 2 mm इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ये आ गया। अगर सेंटीमीटर में है तो इसको भाई लिखोगे 2 इंटू 10⁻² मीटर, 2 मीटर, है ना। ठीक है, तो पहले एक तो इसकी यूनिट चेंज कर लिए, फिर एरिया फाइंड आउट करने जब जाएंगे तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है? एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस है, तब आप कैलकुलेट वहां से करेंगे। जब एरिया मिल जाएगा तो बाकी चीजें गिवन रहेगी, आप निकाल लोगे। तो जैसा कि देखो फार्मूले में 4 चीजें दे रखी हैं, रो एल बाई ए, ये देगा, ये देगा, ये देगा, एरिया पूछ लेगा, या ये तीनों देके ये पूछ लेगा, या आर एल ए दे करके रो पूछ लेगा। तो चार क्वांटिटी है, कोई 3 गिवन रहेगी, चौथी पूछ लेगा। या तो फिर 2 को गायब कर देगा, तो वहां पे 2 कंडक्टर दे देगा और रेशियो पूछ लेगा दोनों में कि ये 2 कंडक्टर उनकी डायमेंशन डिफरेंट है, तो बताओ उन दोनों के रेजिस्टेंस में क्या रेशियो होगा। तो सेकंड क्वेश्चन हम यही करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप निकाल लोगे अगर एरिया ने दे करके रेडियस दे रखा हो। अगर डायमीटर दे दिया तो आपको पता है डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मतलब r बराबर क्या लिखोगे? d/2। बाकी फिर एरिया उसी तरह निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, तो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप लोगों को पता चल गया। तो यहाँ आप निकालते हैं सोल्यूशन। r बराबर, तो लिखेंगे r बराबर रो एल बाई ए। यहाँ तो सिंपल फार्मूला में रखना है। r रो की वैल्यू कितनी है? 0.25 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। एल हमारा कितना है? 2 मीटर है, डिवाइड बाई एरिया कितना है? 0.2 मीटर स्क्वायर। तो एक पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा?
2.5 इंटू 10⁻⁻6 ओम, है ना। मीटर मीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो गए, ये आंसर हमारा आया। ठीक है ना, नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन में पूछने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बात करते हैं, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन ये है, मान लो देयर आर टू कंडक्टर्स, देयर आर टू कंडक्टर्स ऑफ सेम मटेरियल ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है ना। देयर आर टू कंडक्टर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, ठीक है ना। सेम लेंथ के भी हैं और सेम मटेरियल भी है उनका, मतलब अब दोनों अगर या तो कॉपर की या तो एल्यूमिनियम, जिस भी मटेरियल एक है दूसरी भी उससे मटेरियल की है, ठीक है ना, और उनकी लेंथ भी सेम है। फिर दिया है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है आर गिवन इन द रेशियो 2:3, 2 और 3 के रेशियो में उनके जो एरिया है क्रॉस सेक्शन है वो गिवन है, ठीक है ना। देन व्हाट विल बी दी, इस टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। देन व्हाट विल बी दी रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, उनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने में लग जाओ, ठीक। चलो तो देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बस इसके साथ मैं आपको भी बताने वाला हूं कि कैसे एडिशनल क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को और कितने तरीके से पूछ सकते हैं। सॉल्व करने का मेथड वही रहेगा, ठीक है ना। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास दो कंडक्टर हैं, ये ठीक है ना, या और इसको इन दोनों की लेंथ क्वेश्चन में दिया सेम है और सेम मटेरियल देने का मतलब ये हो गया कि इनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसे रेजिस्टिविटी बोलते हैं वो भी सेम हो गई। मतलब रो ए भी है, इस कंडक्टर का नाम ए मान देते हैं, ठीक है ना। इस कंडक्टर का नाम जहाँ मान लो P है, ये कंडक्टर Q है, ठीक है ना। मतलब ये तो आपके पास दे ही रखा है, क्या दिए है, LA बराबर LB बराबर सॉरी P और Q नाम दिए हैं, LP LQ बराबर L, मतलब दोनों की लेंथ सेम हो गई। रो P इक्वल्स टू रो Q, मतलब दोनों को जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या हो गई, रो बराबर है। लेकिन ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मान लेते क्या है, AP या A1 नहीं बोल सकते हैं, इसका है क्या, AQ। ये जो हम सफिक्स में नीचे लिख रहे हैं P और Q जस्ट इंडिकेट कर दे रहा है कि कौन सा रेजिस्टेंस की बात, किस कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं क्या, इस पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस है RP और इसका क्या है RQ, ठीक है ना। अगर ये नाम लेने में दिक्कत है तो इसको मैं भी बोल सकते हैं क्या, 1 और 2, खैर जो नाम ले लिया। तो अब देखो बात कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो आसान तरीका, सिंस RP बराबर लिखेंगे तो RP बराबर लिखेंगे, R पहले आप फार्मूला लिख देना, पहले तो आप फार्मूला लिख देना, R बराबर होता है ρl बाई A, ये लिख दिया। अब इसी फार्मूले को दोनों कंडक्टर के लिए अलग अलग लिखना है। पहले वाले कंडक्टर की आप क्या लिखोगे, उसका नाम क्या है P है, तो RP बराबर लिखोगे क्या, रो L बाई AP, ठीक है ना। अच्छा रो L क्यों लिखे, क्योंकि पता है कि रो और L दोनों के लिए बराबर है, कांस्टेंट है। एंड RQ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दाब दो, ठीक है ना। और
आर क्यू बराबर कितना है लिखोगे, आर क्यू लिखोगे रो एल बाई ए क्यू, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकंड कंडक्टर। इसको क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दो। फिर आगे क्या करेंगे, 1 में 2 का डिवाइड कर दो। ये तो आसानी तरीका है, आप सब लोग कर लेते हो। 1 में हम 2 का डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना, तो क्या आ जाएगा, आर पी डिवाइड बाई आर क्यू इक्वल्स टू, देखो रो एल अपॉन ए पी डिवाइड बाई रो एल अपॉन ए क्यू। तो देखो रो एल कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये ए क्यू ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर से बचा क्या 1 अपॉन ए पी डिवाइड बाई 1 अपॉन ए क्यू, या इसी लिख सकते हैं क्या ए क्यू अपॉन ए पी। तो आप लोग गलती मत करना, ऐसे मत लिख देना ए पी और ए क्यू, ऐसे मत लिख देना। इससे अच्छा जो ये पी और क्यू के कंडक्टर्स के नाम है तो आप लोग यूज करना 1 और 2, A1 और A2 यूज कर लेना, ठीक है ना। और ये क्यू हम एकदम नीचे बताएं, ये ए के नीचे, ये ए बना करके छोटे से नीचे लिख दिए, ये केवल उसका नाम इंडिकेट कर दे रहा, कोई यहाँ पे क्यू का यूज नहीं है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। बेस्ट होगा कि आप 1 और 2 यूज करो। अब ये हमारे पास आ गया, मतलब क्या आया, आर पी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू आया ए क्यू अपॉन ए पी, ठीक है ना। तो हमारे पास गिवन क्या है, सिंस क्या गिवन है, ए पी अपॉन ए क्यू इक्वल्स टू गिवन है 2/3। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, उसमें दे रखा है कि जो एरिया क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का वो 2 और 3 के रेशियो में है ना। अब यहाँ पे आया ए क्यू अपॉन ए पी, तो यहाँ से चेंज कर सकते हो ना। अगर इनको पलट देंगे, ए पी अपॉन ए क्यू बराबर 2/3 है, तो इनको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, ए क्यू अपॉन ए पी की जगह लिख सकते हैं 3/2, है ना, 3/2। इसका मतलब जो आर पी और आर क्यू है, आंसर आपका आया वो क्या आया, आर पी एस टू आर क्यू दोनों रेजिस्टेंस 3/2। ये तो हुआ एक मेथड। जो दूसरा सिंपलेस्ट मेथड है उसकी हम बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लो, है ना। ये आप लोग आसानी समझ गए होंगे, कैसे लिख करके कर देंगे तो कभी गलती नहीं करेगा। हो सकता है इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका हो सकता है कि दोनों कंडक्टर्स की लेंथ का रेशियो दे दे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम कर दे, ठीक है ना, या तो लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों सेम कर दे, मटेरियल चेंज कर दे। तो इसी मेथड से लगाओगे तो हर टाइप के क्वेश्चंस लग जाएंगे डिवाइड करके, ठीक है ना। अब दूसरा मेथड देखो कैसे कर सकते थे, दूसरा मेथड कैसे कर सकते थे, सेकेंड अप्रोच है ना, सेकेंड मेथड इसी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सेकेंड मेथड देखो, फार्मूला आपको लिखना है, आर बराबर लिख लिया रो एल बाई ए। फिर क्वेश्चन में पढ़ो क्या कांस्टेंट है दोनों कंडक्टर के लिए और क्या नहीं कांस्टेंट है। तो हियर इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है, रो इक्वल्स टू कांस्टेंट है दोनों के लिए, एल भी क्या है कांस्टेंट है दोनों के लिए। इसका मतलब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हुआ ना, आर तो केवल ए पे ही डिपेंड करेगा। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए, मत घटेगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 बाई R2 इक्वल्स टू 1 बाई अगर क्या आया है तो याद रखना, अगर R1 बाई R2 लिख रहे हैं तो एरिया क्या लिखेंगे ऊपर A2 बाई A1 हो गया। और आप क्वेश्चन में दिया क्या था A1 अपॉन A2, मतलब दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो 2/3 था। A1 बाई A2 2/3 है तो A2 बाई A1 क्या लिख सकते हैं भाई, रिवर्स कर दो 3/2, तो यहाँ से क्या आ गया 3/2। दिस इज द आंसर, सिंपल फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन में भाई रो निकालना होता या ये कांस्टेंट की होता, इसको नोट कर लो बता दें, नोट कर लिए। तो देखो ये तो हो गया ऐसे। अगर इसी क्वेश्चंस में रो कांस्टेंट ना होता मतलब मटेरियल अलग होता, रो कांस्टेंट नहीं है, एल कांस्टेंट है और एरिया कांस्टेंट है, तब क्या आ जाता, तब तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के। तो उस केस में याद कर लो, लिख लेते R1 बाई R2 इक्वल टू रो 1 बाई रो 2, ये हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार, ठीक है ना, थर्ड कंडीशन क्या बना सकते थे, है ना, इसको भी नोट कर लो। अगली कंडीशन क्या बन सकती थी, कंडीशन ये बन सकती थी कि भाई रो 1 बराबर रो 2 बराबर क्या, रो मीन्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, A1 बराबर A2 बराबर क्या है कांस्टेंट है, बट L1 और L2 बराबर नहीं है, L नॉट कांस्टेंट, दोनों की लेंथ अलग अलग है।
तो इस फॉर्म में क्या लिख दोगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, लेंथ को तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो दोनों के लिए कंपेयर करने जा रहे हो L1/L2, ठीक है ना। तो आप देख लो इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो, बट बेस्ट तरीका अगर नहीं समझ ना आए, वैसे एकदम आसान तो है, आपको मन जैसे जो बेस्टर लगे वो आप एग्जाम में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना।